शिव धनुष के बारे में कहा जाता है कि एक बार महर्षि कणव ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। अपने ध्यान में इतने गहरे खो गए कि वर्षों तक बिना हिले तपस्या करते रहे, जिससे उनके शरीर पर दिमकों ने बांबी बना ली। उस बांबी पर बांस का एक पेड़ उगाया जो साधारण नहीं था। ब्रह्मदेव महर्षि कणव की तपस्या से खुश हो गए। मैं तुम्हारी घनघोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। ब्रह्मदेव ने महर्षि कणव को उनका मन चाहा वरदान दिया और बांस को भगवान विश्वकर्मा को दे दिया। इनसे विश्वकर्मा जी ने 2 शक्तिशाली धनुष, सारंग और पिनाक बनाए, जिसमें से श्री हरि विष्णु को उन्होंने सारंग और भगवान शिव को पिनाक धनुष प्रदान किया। भगवान शिव ने इस धनुष को त्रिपुरासुर को मारने में उपयोग किया और देवों को सौंप दिया। जब देवों का समय खत्म हुआ तो देवों ने ये धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को सौंप दिया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया। शिव जी का वो धनुष उन्हीं के धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। राजा जनक भगवान शिव के वंशज थे और शिव जी का धनुष उनके राजमहल में रखा था। एक बार सीता जी ने उस धनुष को खेल खेल में उठा लिया, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। जो इस धनुष की प्रत्यांचा को चढ़ा देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। अतः जो भी इससे विवाह करेगा वो भी साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसलिए जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और ये शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा सीता जी का विवाह उसी से होगा। उस सभा में भगवान श्री राम ने अंततः शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का ब्रह्मास्त्र था। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि राजा जनक, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम और आचार्य श्री विश्वामित्र को ही ज्ञात थी। अगर ये धनुष रावण के हाथ लग गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भविष्य दृष्टा विश्वामित्र ने पहले ही भगवान राम को उसके संचालन की विधि बता दी थी। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। इसकी सूचना जैसे ही परशुराम जी को मिली, वे क्रोधित होते हुए जनक की सभा में आ धमके। यदि शिव का धनुष तोड़ने वाले को सभी से अलग नहीं किया गया तो वो सभा में ही उन सब का वध कर देंगे। वहाँ जब वे राम को भला बुरा कहने लगे तब लक्ष्मण से रहा नहीं गया और फिर वे परशुराम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कटु वचनों में शिक्षा देने लगते हैं। तब परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। वो क्रोध से कांपते हुए, हे देव मुनीर, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ का भी कोई दोष नहीं है। मैंने तो अपने लड़कपन में वैसी अनेक धनुहियां खेल खेल में तोड़ दी थी। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आपने क्या हमें कुम्हड़े की बत्तियां समझा है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है? ये सुनकर परशुराम को अत्यधिक क्रोध आ गया। प्रिय लक्ष्मण, तुम्हें गुरुजनों से इस तरह बोलना शोभा नहीं देता। तुम ऋषि से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। राम के कहने पर लक्ष्मण ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करके क्षमा मांगी, पर उनके क्षमा मांगने पर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण ने उनसे व्यंग और उपहासपूर्ण ढंग से क्षमा मांगी थी। इससे परशुराम का क्रोध और भड़क गया। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। राम स्वभाव से कोमल और विनयी थे। इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका ही कोई दास होगा।
आप जो भी दंड देना चाहते हैं हमें बताइए। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे अपने लिए आज्ञा मांगी। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। वो एक पुरातन यंत्र था, इसीलिए संचलित करते ही टूट गया। तब जाकर श्री परशुराम का क्रोध शांत हुआ। तब जनक दुलारी राजकुमारी सीता से उनका विवाह संपन्न हुआ। एक छोटे से गांव में कार्तिक नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती, ईमानदार और बहादुर था। कार्तिक अपने खेतों में काम करता और उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। इतनी मेहनत से काम करने के बाद भी कार्तिक अपने खेतों में उतनी पैदावार ना कर पाता जितनी कि उसके परिवार की आवश्यकता थी। कार्तिक सुबह सुबह खेत में काम करने के लिए निकल पड़ता है। उसके खेतों में ज्वार की फसल खड़ी हुई थी और 1-2 दिन में वो अपनी फसल की कटाई करने वाला था। वो अपने खेत को देखकर बहुत खुश होता है। चलो, इस बार तो अच्छी फसल हुई है। अब मैं अपने परिवार को कुछ अच्छा खिला पिला सकूंगा। 1-2 दिन में ही वो सारी फसल काटकर उसे साफ करके घर ले जाता है। कल्पना, मैं खेतों में पानी देने जा रहा हूँ। जमीन जरा नरम हो तो मैं हाल चला दूंगा। ठीक है जी, मैं खाना बांध कर दे देती हूँ। कल्पना एक कपड़े में 4 रोटी सब्जी बांधकर कार्तिक को दे देती है। कार्तिक अपने खेतों में जाकर पानी चला देता है। अभी पानी चला ही रहा था कि वो अपने खेत के आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोटी खाने लगता है। तभी उसे जमीन के नीचे कुछ हलचल सी सुनाई दी। ऐसा पहली बार हुआ था। उसे लगा कहीं मेरे जमीन के नीचे से भूकंप तो नहीं आने वाला है। वो अपना कान जमीन पर लगाता है तो अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। लगता है मुझे ऐसे ही वहम हो गया है। भला यहाँ क्या होगा? इतने सालों से तो मैं अपने खेतों में खेती कर रहा हूँ। आज तक तो कभी कुछ सुनाई नहीं दिया। बस जल्दी से खेतों में पानी भर जाए, फिर 2 दिन बाद आकर यहाँ पर सफाई कर दूंगा। खाना खाकर वो वही ही कपड़ा डालकर लेट जाता है। फिर उसे लगता है कि जमीन के नीचे हलचल हो रही है। इस बार वो बहुत ध्यान से सुनता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कुछ लोग चल रहे थे। शाम होने को थी। कार्तिक घर के लिए चल देता है। घर आने के बाद भी उसके मन में यही चलता रहता था। आज आखिर वहाँ पर इस तरह की आवाजें क्यों आ रही थी? तभी वो उठता है और धीरे से दरवाजा खोलकर खेतों की तरफ चल देता है। साथ में वो अपनी कटार भी रख लेता है और वही अपने खेत के पास जाकर छिप जाता है। उसका शक बिल्कुल सही निकलता है। वहाँ आम के पेड़ के नीचे अचानक से ही एक कुआं प्रकट होता है और उसमें से एक परी बाहर आती है। वो परी चुपके से पहले इधर उधर चारों तरफ देखती है और फिर वहाँ से चलने लगती है। कार्तिक भी उसका पीछा करता है। तब वो देखता है कि वो परी काफी दूर जाने पर एक जादुई अमरूद के पेड़ से कुछ अमरूद तोड़ रही है। मेरे खेत में एक जादुई कुआं है। ये बात मुझे आज तक क्यों नहीं पता चली? कुछ तो गड़बड़ है। और ये कैसा पेड़ है? मैंने तो आज से पहले इस जादुई अमरूद के पेड़ को कभी नहीं देखा। मुझे इस परी का पीछा करना होगा। जादुई अमरूद तोड़ने के बाद वो परी वहाँ से वापस कार्तिक के खेत की तरफ आती है। कार्तिक भी उसका पीछा करता है। तभी वो देखता है कि जादुई अमरूद का पेड़ वहाँ से गायब हो गया और वो परी उस कुएं के अंदर चली गई। जैसे ही कार्तिक वहाँ पहुँचा तो वो कुआं गायब हो गया और जमीन समतल हो गई। कार्तिक वापस घर आकर सो जाता है। अगले दिन रात को वो फिर अपने खेतों में छिपकर बैठ जाता है और फिर आम के पेड़ के नीचे एक कुआं प्रकट होता है और उसमें से आज 2 परी बाहर आती है। थोड़ी दूर जाकर वो उस जादुई अमरूद के पेड़ से फल तोड़ती है और पेड़ गायब हो जाता है। आज कार्तिक भागकर उनसे पहले उस कुएं में उतर जाता है। वो परियां भी बातें करते हुए कुएं के अंदर चली जाती है और फिर जमीन समतल हो जाती है। उधर कार्तिक देखता है कि अंदर एक बहुत ही सुंदर सोने की नगरी है। सोने के पेड़, सोने के घर और वहीं पर 2 और परी बैठी हुई है। वो परियां ऊपर से आई और उनको जाकर वो जादुई अमरूद का फल देती है। कार्तिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार आंखें मल मल कर देख रहा था कि तभी उनमें से एक शीला परी सोन परी से कहती है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था ना बाहर निकलते हुए? नहीं शीला परी, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम भी सांस तेजी से लेकर देखो,
तुम्हें भी क्या किसी इंसान की खुशबू आ रही है? सोन परी और बाकी परियां जोर से गहरी सांस लेती है। उन्हें भी एक इंसान की खुशबू आती है और वो सभी इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सोन परी अपने हाथ में छड़ी लेती है और बोलती है, इस नगरी में जो कोई भी बाहर का आदमी है जल्दी से मेरे सामने आ जाए। ये कहते ही कार्तिक अचानक से ही उन परियों के सामने आ जाता है। कौन हो तुम और तुमने हमारा पीछा क्यों किया? अरे वाह वाह, मेरे खेतों में रह रही हो और मुझसे पूछ रही हो। सवालों के जवाब तो तुम परियों को देना चाहिए। कौन हो तुम लोग और यहाँ मेरे खेतों में क्या कर रही हो? और तो और वो अमरूद का पेड़ कैसा है? अच्छा, तो तुमने सब कुछ देख लिया और हमारा पीछा किया? तुम लोग मेरे जगह की इस्तेमाल कर रहे हो और मैं पूछूं भी नहीं। वैसे मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं तुम लोगों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाऊं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैं तो यहाँ वर्षों से काम कर रहा हूं, फिर तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? हम चारों बहनें हैं और हमारे पिताजी परिदेश के राजा हैं। हम चारों बहनों ने अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्हें बिना बताए हम बाहर की दुनिया घूमने के लिए चले गए। लेकिन जब हम घर वापस आए तो पिताजी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने हमें 1 महीने बाहर रहने की सजा सुना दी। तब हमने तुम्हारे खेत का चुनाव किया, इसमें से जादुई कुआं बनाया और वो पेड़ जिसकी तुम बात कर रहे थे वो भी एक जादुई अमरूद का पेड़ है। उसके फल खाकर हमें ताकत मिलती है। किंतु अब तुम सब कुछ जान गए हो, पर अच्छी बात ये है कि तुमने किसी और को कुछ नहीं बताया। देखो, सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर हम लोग तुम्हारे खेत को छोड़ देंगे। इसके बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो बस हैरान हो गया था कि मेरे खेत में जादुई कुआं कहाँ से आ गया। तुम लोगों को जितना दिन रहना है रह सकती हो, लेकिन ध्यान रहे मेरे खेत को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे खेत को कुछ नहीं होने देंगे, बल्कि हमारे यहाँ आने से तुम्हारे द्वारा लगाई गई सारी फसलें बहुत अच्छी होगी। और तुम ये सोने के सिक्के रख लो। मुझे तुम एक भले इंसान लग रहे हो। आप लोगों का धन्यवाद। मुझे बहुत देर हो गई है, अब मुझे अपने घर जाना है। और वो परिया कार्तिक के साथ बाहर आती है और कार्तिक को सोने की अशर्फियाँ देती है। तुम सब बहुत अच्छी हो और अब मैं तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मेरी मदद करने के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक सब लेकर घर चला आता है तो देखता है कि समय वहीं रुका हुआ था। कल्पना तब भी सो रही थी। वो सारा सामान अलमारी में रख देता है। उस दिन के बाद से कार्तिक की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई और वो कुछ ही दिनों में गांव का जमींदार बन गया। सविता अपने पति चंदन और 2 बच्चों के साथ रहती थी। सविता का पूरा समय बच्चों को संभालने में ही चला जाता था और जो थोड़ा बहुत समय बचता उसमें घर का सामान लाने और खाना बनाने में चला जाता था। सविता को अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन सविता को सहेली मीरा सविता से मिलने आती है। अरे ओ सविता, तेरा तो कुछ ही पता नहीं चल रहा, कहाँ रहती है? कभी हमें भी खबर दे दिया कर। क्या बताऊं, मैं तो घर के कामों में ही व्यस्त रहती हूँ। किसी से मिलने जुलने का वक्त कहाँ मिलता है। अरे वक्त निकालोगी तभी तो वक्त मिलेगा। मैं कल आती हूँ, फिर बाजार चलेंगे। अच्छा ठीक है। सविता अपने पति चंदन से इस बारे में बात करती है। वो आज मेरी सहेली मीरा आई थी, कह रही थी कल बाजार चलने के लिए। अरे मगर बच्चों को स्कूल से कौन लाएगा? हाँ, वही मैं सोच रही थी। अगर हो सके तो कल ही आप बच्चों को स्कूल से ले आते तो अच्छा होता। अच्छा, अब कल का कल देखते हैं। अगले दिन मीरा वापस से सविता के घर आती है। अभी चंदन घर पर ही था। अरे सविता, तो तैयार है ना बाजार चलने के लिए? रुको रुको, मैं इन्हें बताकर आती हूँ। तभी चंदन कमरे से बाहर आता है। अरे ठीक है, तुम जाओ बाजार, मैं बच्चों को ले आऊंगा स्कूल से। चल सविता, अब तो कोई बात ही नहीं, चल बाजार चलते हैं। मीरा और सविता बाजार चली जाती है। इसी तरह अब मीरा और सविता अक्सर साथ में बाजार जाने लगती है। अरे सविता, मुझे बहुत भूख लगी है, चल नूडल्स खाते हैं। सविता ने कभी नूडल्स नहीं खाया था। ये नूडल्स क्या होते हैं? अरे चल ना, मैं बताती हूँ। सविता और मीरा नूडल्स खाते हैं। नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थे, इसलिए सविता ने अपने बच्चों के लिए भी नूडल्स पैक करवा लिया। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा।
सविता अपने बेटे और बेटी कुसुम को नूडल्स देती है। माँ, ये नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट है सच में। हाँ हाँ, मैं आज पहली बार खाई तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए तुम लोगों के लिए भी ये ले आई। माँ, पता है क्लास में कभी कभी मेरे दोस्त यही लेकर आते हैं। आप भी कभी बनाकर देना हमें। ठीक है बेटा, मैं इसे बनाना सीख लूंगी। सविता नूडल्स बनाना सीखने लगती है और जब भी नूडल्स वाले के पास जाती तो सब सामान देखती और ये भी देखती कि वो कैसे बना रहा है। सविता जल्दी ही स्वादिष्ट नूडल्स बनाना सीख लेती है और बच्चों को देती है। माँ, ये नूडल्स तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। बाजार के नूडल्स से भी ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ माँ, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया। चल ठीक है, मगर हाँ, कभी कभी नूडल्स बनाकर दे दिया करूंगी, हर रोज नहीं। इधर बहुत महीने गुजर गए लेकिन मीरा सविता से मिलने नहीं आ रही थी। पता नहीं मीरा कहाँ है, कोई खबर ही नहीं मिल रही। शायद काम में व्यस्त होगी, समय मिलेगा तो खुद ही आ जाएगी। एक दिन मीरा सविता से मिलने आई और आते ही रोने लगी। अरे मीरा, क्या हुआ? तो क्यों रो रही है? सब ठीक है ना? नहीं सविता, अब तो कुछ भी ठीक नहीं, सब बिगड़ चुका है। अरे क्या हुआ, पूरी बात तो बता। कुछ नहीं, पहले ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? तू हौसला रख, हम सब तेरे साथ है। मीरा अक्सर सविता के घर आने लगी और पूरा समय सविता के घर पर ही बिताने लगी। सविता, कुछ रिश्तेदार बहुत समय से मुझे बुला रहे हैं, अब सोच रही हूँ वहीं चली जाऊँ। आखिर कब तक तुझे परेशान करूंगी? अरे नहीं नहीं मीरा, तू मुझे परेशान नहीं कर रही, ये सब मत सोच। तू अपना ख्याल रखना, अब मैं कल से यहाँ नहीं आऊंगी। मीरा सविता के घर आना बंद कर देती है। सविता अपने घर के कामों में लग जाती है। चंदन सविता और बच्चों को मेला घुमाने ले जाता है। पापा, आज तो बहुत मजा आया। हाँ, ये देख, मेरी डाल कितनी प्यारी लग रही है। इधर कुछ दिनों से चंदन बहुत देर से घर आ रहा था। क्या बात है, आजकल आपको घर में आने में बहुत देरी हो जाती है? हाँ, काम की वजह से थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। एक रात चंदन घर वापस नहीं आया। सविता बहुत परेशान हो गई। चंदन को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन चंदन नहीं मिला। कई महीने बीत गए लेकिन अब भी चंदन घर नहीं आया। सविता ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई लेकिन कोई खबर नहीं मिली। हे भगवान, ये पता नहीं कहाँ है, कैसे है, सब ठीक है ना? मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं घर कैसे चलाऊंगी? बच्चों की पढ़ाई भी है, अब अकेले कैसे करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। सविता ने आज तक कभी कोई काम करके पैसे नहीं कमाए थे। शादी के बाद उसका काम केवल घर और बच्चों को संभालने का था। पैसे कैसे कमाना है ये सविता को नहीं आता था। बच्चों, स्कूल वाले तो हर रोज पैसों की मांग कर रहे हैं। मेरे पास तो इतने पैसे बचे ही नहीं जिसमें मैं बच्चों के स्कूल की फी भी भरूं। फी ना भरने की वजह से कुछ ही दिनों बाद बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। सविता काम की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसकी नजर नूडल्स की दुकान पर पड़ती है। अरे हाँ, नूडल्स खाने तो बहुत लोग आते हैं, क्यों ना मैं भी नूडल्स बनाकर बेचना शुरू कर दूं? पैसे तो आ ही जाएंगे। सविता के पास जो गहने थे उन्हें गिरवी रखकर सविता पैसे लेती है और उसी से नूडल्स का छोटा सा दुकान खोलती है। सविता बहुत स्वादिष्ट नूडल्स बनाया करती थी। सभी लोग सविता की दुकान पर नूडल्स खाने आने लगते हैं। सविता पैसे कमाना शुरू कर देती है। नूडल्स बेचकर सविता जितने पैसे कमाती थी उसी से घर चलता था। सविता के नूडल्स खाने दूर दूर से लोग आने लगते हैं। सविता अपने बच्चों को वापस से स्कूल भेजने लगती है, मगर अभी सविता चंदन को याद किया करती थी। पता नहीं ये कहाँ चले, कभी हमारे पास आएंगे भी या नहीं। मम्मा, पापा कब आएंगे? अब तो बहुत समय हो गया, उनका काम खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, अभी उनका काम नहीं हुआ है और समय लगेगा। तुम लोग बोलो क्या चाहिए, मैं दिलवा देती हूँ। नहीं माँ, हमें तो पापा ही चाहिए और कुछ नहीं।
ये सुन सविता दुखी हो जाती है और सोचती है, मैं इन्हें इनके पापा लाकर कैसे दूं? मुझे तो खुद ही नहीं पता वो कहाँ हैं और किस हाल में है। एक दिन जब सविता अपना दुकान बंद करके घर वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कोई उसकी दुकान के पास बेहोश पड़ा हुआ है। अरे, आप कौन हैं? ठीक तो है ना? वो आदमी नशे में था। उसे देखकर सविता डर जाती है। ये कौन है? नशे की हालत में लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसे यही सोने देती हूँ, सुबह तक तो खुद ही चला जाएगा। अगली सुबह जब सविता दुकान पर आती है तो देखती है अब भी वो आदमी दुकान के पास ही है। आप कौन है और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम प्रमोद है। मेरे बड़े भैया ने सारी संपत्ति ले ली है और मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये आपकी दुकान है क्या? मुझे यहाँ कुछ काम मिलेगा? हाँ, दुकान तो मेरी है, मगर ऐसे कैसे किसी को भी दुकान पर रख लूं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस भोजन दे दीजिएगा बस, और मैं तो यहीं दुकान पर ही सो जाऊंगा। सविता मान जाती है और उसे काम पर रख लेती है। प्रमोद बहुत अच्छा इंसान था, बस उसके घर वालों ने उसके साथ जो किया था इसलिए वो नशे करने लगा था। काम में मन लगते ही प्रमोद नशा करना छोड़ देता है और काम में सविता की मदद किया करता था। आज यहाँ बहुत काम है, एक काम कीजिए, आप बच्चों को स्कूल से ले आइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। प्रमोद बच्चों से घुल मिल गया था, बच्चे भी प्रमोद को पसंद करने लगे थे। एक दिन प्रमोद सविता से शादी की बात करता है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं बच्चों से बहुत जुड़ गया हूँ, मैं हमेशा उनकी देखभाल करना चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति अभी हैं, मगर वो जरूर आएंगे। आप केवल काम पर ध्यान दीजिए। जी ठीक है। एक दिन एक पंडित जी सविता की दुकान पर आते हैं। सविता उन्हें नूडल्स खिलाती है और सारी समस्या बताती है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे पति कहाँ हैं? सुनो बेटी, थोड़े नूडल्स लेकर आओ एक प्लेट में। सविता नूडल्स एक प्लेट में लेकर आती है। पंडित जी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ये लो, हर भटके को रास्ता मिलेगा इससे। मैं कुछ समझी नहीं। ये जादुई नूडल्स हैं, तुम बाहर जाना और इस नूडल्स को खाना। जैसे ही इसे थोड़ा खाओगी और उस आदमी के बारे में सोचोगी जिसके पास जाना है, तो अपने पास ही तुम्हारे पैर उस रास्ते पर जाने लगेंगे। सविता वैसे ही करती है, थोड़ा नूडल्स खाती है, बस उसके पैर अपने आप ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एक घर के पास आकर रुकती है। इसका मतलब मेरे पति यहाँ है। सविता देखती है चंदन वहीं है और थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आती है। पता है चंदन, अच्छा किया हम यहाँ आ गए, अब सविता को कभी हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। ये देख सविता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सविता बिना कुछ बोले तुरंत वहाँ से वापस अपनी दुकान पर आती है। सुनिए प्रमोद जी, चलिए मंदिर चलिए। क्यों, क्या हुआ? मुझसे आपसे आज ही शादी करनी है, चलिए। ये सुन प्रमोद हैरान रह जाता है। सविता और प्रमोद की शादी हो जाती है। बच्चों को माँ के साथ साथ पिता का प्यार भी मिलने लगता है और अब सविता चंदन के बारे में भूल जाना चाहती थी। वो काम पर ध्यान देने लगती है और धीरे धीरे सविता और प्रमोद मिलकर छोटी सी नूडल्स की दुकान को एक बहुत बड़ी दुकान में तब्दील कर देते हैं।